नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज जो इस चैनल पे चल रही है उसके तहत आज के वीडियो में हम लोग प्रतियोगिता दर्पण जो अगस्त की मैगजीन है, अगस्त 2022 की मैगजीन है, उसको कवर करेंगे और इसके लिए हम लोग 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का सहारा लेंगे। इन 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग इस पूरे प्रतियोगिता दर्पण यानी अगस्त 2022 के पूरे प्रतियोगिता दर्पण को अच्छी तरह कवर कर जाएंगे दोस्तों। और एक बार आप ये 100 एमसीक्यू को आपने देख लिया इस वीडियो के माध्यम से, तो आपको इस दर्पण को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे आपको काफ़ी मेहनत करके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए गए हैं। अगर क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन दिया गया है। एक्सप्लेनेशन के बाद फिर चार्ट का इस्तेमाल किया गया है इस तरह, जिससे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग छांट सके, जो कि आगामी जो परीक्षाएं आयोजित होने वाली है उसमें आपकी सहायता हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज के प्रश्न सीरीज की शुरुआत करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि किन किन टॉपिक पे आप लोग प्रतियोगिता दर्पण की अगर मैगजीन देखी होगी तो आपको पता होगा कि ये सारे टॉपिक जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक वाणिज्यिक घटनाक्रम, जो प्रमुख नियुक्तियाँ इस महीने में जिस महीने की ये मैगजीन है उस महीने में जो प्रमुख नियुक्तियाँ हुई है उनसे हम लोग कवर करेंगे। पुरस्कार, जो उस महीने की पुरस्कार है उसको कवर करेंगे। कोई सम्मान मिला हो, प्रमुख दिवस हो, पुस्तकें हो, ऑपरेशन हो, अभियान हो या सम्मेलन हो, कोई महोत्सव हो, राष्ट्रीय स्तर के या अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव स्तर के, या फिर किसी दुर्घटना, कोई दुर्घटना हो गई हो, खेल कूद से संबंधित जितने भी टॉपिक बनते हैं जैसे क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, जो इंपॉर्टेंट है जिससे कि प्रश्न बन सकते हैं, या कोई राष्ट्रीय खेल हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल हो, उन सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद जो भी क्वेश्चन बच जाते हैं उसको हम लोग मिसलेनियस के माध्यम, विविध के माध्यम से क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के 100 प्रश्नों की सीरीज। और उसका पहला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने अपने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-53 के जरिए किस देश के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? ऑप्शन है आपके सामने सिंगापुर, मलेशिया, बांग्लादेश या इंडोनेशिया। तो किन देशों के 3 उपग्रहों को PSLV C-53 के तहत उपग्रह में स्थापित किया है इसरो ने? तो वह है सिंगापुर। सिंगापुर के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है PSLV C-53 के माध्यम से इसरो के द्वारा। ठीक है, PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और हिंदी है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2022 में रिक्त होने वाली राज्यसभा की कितनी सीटों के लिए चुनाव मई-जून 2022 में संपन्न कराए गए? तो ये पूरे 2022 में जितने भी सीट खाली होंगे राज्यसभा में उनके लिए संपन्न कराए गए। ऑप्शन है आपके सामने, अब आपको इसमें से सही उत्तर ढूंढना है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 57। कुल 57 राज्यसभा की सीटों के लिए मई-जून महीने में राज्यसभा की सीटों के लिए चुनाव कराए गए हैं। अब व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। 15 राज्यों से राज्यसभा के 57 सीटों के लिए हुए चुनाव में सर्वाधिक 22 सीटें किसको प्राप्त हुई? भाजपा को। तो सर्वाधिक राज्यों में भाजपा की सरकार है तो सर्वाधिक सीटें भी भाजपा को मिली। कांग्रेस को 9 सीटें प्राप्त हुई और बिहार से भी 5, इसमें सीट टोटल 57 में से 5 सीटें बिहार से भी थी और इसमें से भाजपा को 2, राष्ट्रीय जनता दल को 2 और 1 सीट जनता दल यूनाइटेड के खाते में गई। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में इसरो के किस संचार उपग्रह का प्रक्षेपण यूरोप की एरियन स्पेस कंपनी द्वारा कोरू प्रक्षेपण केंद्र से किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन है आपके सामने GSAT-30, GSAT-34, GSAT-25, GSAT-24। सही उत्तर है दोस्तों GSAT-24। एरियन स्पेस का प्रक्षेपण जो केंद्र है वो फ्रेंच गुयाना के कोरू में स्थित है और ये एक फ्रेंच उपनिवेश है और वहीं से भारत के इसरो का जो संचार उपग्रह है उसका प्रक्षेपण हुआ है। फ्रेंच गुयाना कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर एक फ्रांसीसी उपनिवेश है और वहीं उसी उपनिवेश में एरियन स्पेस प्रक्षेपण केंद्र है। ठीक है, किसका? तो फ्रांस का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। लंदन स्थित QS एजेंसी द्वारा वर्ष 2023 के लिए जारी विश्व के शीर्ष 200 उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भारत के कितने संस्थानों को शामिल किया गया है? 5, 3, 7 या 10? तो भारत के 3 संस्थानों को शामिल किया गया है। आइए व्याख्या के माध्यम से इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह समझने का प्रयास करते हैं। पहले QS क्या है? तो विश्व भर में कुल शैक्षणिक संस्थानों के निष्पादन के आधार पर उनकी रैंकिंग का निर्धारण लंदन की एक एजेंसी है जिसका नाम है QS, उसके द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है और उसी के तहत इस वर्ष जारी की गई रैंकिंग में जो विश्व भर के जो टॉप
1500 इंस्टीट्यूट है, उसमें से भारत के 41 इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया, जबकि टॉप 200 शीर्ष 200 संस्थानों में पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी भारत के 3 संस्थान को ही शामिल किया गया। यानी टॉप 200 में जो टॉप 1500 जो इंस्टीट्यूट है उसमें से भारत के 41 और टॉप 200 में यानी टॉप 200 में भारत के 3 इंस्टीट्यूट का ही नाम है। और वो कौन कौन से हैं, तो इसमें 155वें स्थान पर है IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु में स्थित है, वो 155वें स्थान पर है। IIT मुंबई को 172वां स्थान दिया गया है और IIT दिल्ली 174वें स्थान पे है। आप ये रैंक और इंस्टीट्यूट नाम याद रखिएगा। IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर 155वें स्थान पे, IIT मुंबई 172 और IIT दिल्ली 174। अब QS रैंकिंग का जो 2023 का जो ये रैंक है, इसमें पहला स्थान किसको मिला है, तो कैम्ब्रिज यानी अमेरिका के कैम्ब्रिज में जो स्थित है मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे MIT का भी कहा जाता है, इसको चुना गया है और लगातार 11वां वर्ष इस शैक्षणिक संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किस एजेंसी द्वारा, QS एजेंसी द्वारा। कहाँ की है, तो लंदन की एक एजेंसी है। और टॉप 200 में भारत के 3 इंस्टीट्यूट का नाम है और उसमें 155वें पे IISc बेंगलुरु, 172वें पे IIT मुंबई और 174 पे IIT दिल्ली। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में BCCI ने कितने वर्षों के लिए IPL के मीडिया अधिकारों की नीलामी की है। प्रत्येक वर्ष आपको पता है कि BCCI द्वारा IPL इंडियन प्रीमियर लीग आयोजित की जाती है। इसके लिए मीडिया अधिकार यानी आप जो टीवी पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं या फिर अपने मोबाइल पे देखते हैं, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, डिज्नी प्लस पे देखते हैं, तो ये किस माध्यम से देखते हैं, इसकी नीलामी होती है। तो अब अगले 5 साल के लिए नीलामी की गई है, तो सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, भारतीय कंट्रोल BCCI का फुल फॉर्म है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अगले 5 वर्ष यानी 2023 से 2027 के लिए 23, 24, 25, 26, 27 2027 के लिए अपने लीग इंडियन प्रीमियर लीग के मीडिया अधिकारों की नीलामी जो इस वर्ष जून में की है। अलग अलग 4 तरह के मीडिया अधिकारों की नीलामी में 4 अलग तरह के पैकेज की तरह की गई। यानी चारों तरह के पैकेजों के अधिकारों में कुल 48,390 करोड़ का राजस्व अगले 5 वर्षों में प्राप्त होगा। अगले 5 वर्षों के लिए जो मीडिया अधिकार की नीलामी BCCI ने की है, IPL के मीडिया अधिकारों की नीलामी, तो उसके लिए BCCI को 5 वर्षों में कितना राजस्व प्राप्त होगा, तो 48,390 करोड़। विश्व की सबसे धनी संस्था है BCCI, ऐसे ही नहीं है। और ये है आपके मीडिया अधिकार। भारतीय उपमहाद्वीप में 4 तरह के बोले ना, 4 तरह के पैकेज की तरह नीलामी की गई है, ABCD। भारतीय उपमहाद्वीप में जो टीवी अधिकार प्राप्त है वो किसको प्राप्त है, डिज्नी हॉटस्टार को। अभी भी आप उसी में देखते हैं, तो उसी ने खरीदा है। भारतीय उपमहाद्वीप में डिजिटल अधिकार, जो डिजिटल रूप से आप जो देखिएगा, टीवी अधिकार तो डिज्नी हॉटस्टार, डिजिटल रूप से अगर आप इसको लाइव देखते हैं तो वाईकॉम 18 को मिला है। और भारत में डिजिटल अधिकार का जो स्पेशल पैकेज है वो भी वाईकॉम 18 को मिला है। और विदेशों में टीवी और डिजिटल अधिकार, ये दोनों तरह के जो प्रायोजन है वो वाईकॉम 18 और टाइम्स इंटरनेशनल को मिला है। टोटल मिलाकर कितना, 48,390 करोड़ में राजस्व प्राप्त हुआ है। किसको, तो BCCI को। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने विधानसभा में विश्वविद्यालयों के मामले में राज्यपालों की शक्तियां मुख्यमंत्री को हस्तांतरित करने संबंधी विधेयक पारित किया गया है। आप सभी को पता है कि किसी भी राज्य की जो विश्वविद्यालय है उसके सारे अधिकार किसके पास होते हैं, राज्यपाल के पास होते हैं। तो ये ऐसा पहला वाकया देखने को में आया है। किस राज्य सरकार ने, तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने जो राज्यपालों विश्वविद्यालय से संबंधित राज्यपालों की शक्तियाँ है उसे किसको हस्तांतरित करने संबंधी विधेयक पारित किया है अपने विधानसभा में, तो मुख्यमंत्री के पास वो अब सारे अधिकार होंगे। तो कौन से राज्य सरकार, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सतह से सतह पर मार करने वाली किस स्वदेशी मिसाइल का रात्रिकालीन परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया। तो रात्रिकालीन परीक्षण हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पृथ्वी 2। अब हम लोग देखते हैं व्याख्या में। व्याख्या के माध्यम से, हाल ही में DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र से निम्नलिखित 3 तरह के मिसाइलों का परीक्षण किया। कौन कौन, तो सतह से सतह पर मार करने वाली स्वदेश निर्मित पृथ्वी मिसाइल का रात्रिकालीन परीक्षण, यही पृथ्वी 2 मिसाइल का रात्रिकालीन परीक्षण हुआ है। इस महीने में 3 परीक्षण किए
डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर से, उनमें एक यह भी शामिल है पृथ्वी 2, और एक सतह से सतह पर मार करने वाली मध्यम रेंज की अग्नि 4 मिसाइल, सतह से सतह पर मार करने वाली वर्टिकल लॉन्ग शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, या 3 तरह के मिसाइलों का परीक्षण किया गया, लेकिन रात्रिकालीन परीक्षण हुआ पृथ्वी 2 का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार ने भारतीय सेना के तीनों अंगों में नौजवानों की भर्ती के लिए किस नाम से एक नई योजना की शुरुआत की है? काफ़ी हो हल्ला भी हुआ था पूरे देश में, आपको उसका नाम बताना है। तो ऑप्शन है अग्निपथ, अग्निक्रांति, अग्नि योद्धा या त्रिशूल। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए अग्निपथ। आइए इसके बारे में हम जानते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से प्रश्न बनेंगे। प्रतिवर्ष 46,000 सैनिकों की भर्ती इस योजना के तहत होगी। अग्निपथ योजना के तहत कितनी सैनिकों की भर्ती होगी? तो 46,000 प्रतिवर्ष, और इन सैनिकों को अग्निवीर नाम दिया गया। अग्निपथ योजना के थ्रू जिस सैनिकों की भर्ती की जाएगी प्रतिवर्ष, उसे अग्निवीर कहा गया। ठीक है, यह अखिल भारतीय चयन समिति के तहत किया जाएगा। अग्निवीरों की जो नियुक्ति होगी शुरू में 4 वर्ष के लिए होगी, और इनमें 6 महीने का प्रशिक्षण काल होगा। 4 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति होगी और 6 महीनों का ट्रेनिंग होगा। ठीक है, जबकि शुरू के 6 महीने ट्रेनिंग और बचे हुए 3.5 वर्ष उन्हें सेवा देनी होगी, टोटल 4 साल। सेवा के दौरान जो इनका मासिक वेतन जो होगा लगभग 30 से 40,000 प्रति माह के बीच होगा, और इन्हीं में से जो बेहतर प्रदर्शन करने वाले अग्निवीर होंगे, उनमें से 25% अग्निवीर को अगले 15 वर्षों के लिए सेना में नियमित किया जाएगा। अब अलग से बहाली नहीं होगी सेना के लिए, इसी अग्निवीर में से 25% प्रत्येक वर्ष सिलेक्ट कर लिए जाएंगे सेना में बहाली के लिए। ठीक है, शेष 75 वर्ष को भी ऐसे नहीं छोड़ दिया जाएगा, उनके लिए कुछ सुविधा दी जाएगी। कैसे? तो आकर्षक सेवा निधि पैकेज के साथ सेवानिवृत्ति दिया जाएगा। इन्हें राज्यों को केंद्रीय मंत्रालय की नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी, तथा जिसमें पूर्व सैनिकों के कोटे का लाभ मिलेगा। इनको पूर्व सैनिकों के कोटे का लाभ राज्य सरकार और केंद्र सरकार के भर्तियों में दी जाएगी, और सेवा काल के दौरान अग्निवीरों के लिए ईपीएफ पीपीएफ का प्रावधान होगा, किंतु ग्रेच्युटी के पात्र और पेंशन के पात्र नहीं होंगे। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, इन्हीं से प्रश्न बनते हैं अग्निपथ योजना के से। देश में कब से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया है? 1 मई 2022 से, 1 जून 2022 से, 1 जुलाई 2022 से, 1 अगस्त 2022 से। सही उत्तर है दोस्तों 1 जुलाई 2022 से, और इससे संबंधित व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। आप 75 माइक्रोन के कम मोटाई वाले पॉलीथीन बैग्स पर 1 सितंबर 2022 से ही प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, 3 चरण में इसे खत्म करना था। तो 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पर सितंबर 2021 से, वर्तमान में जो प्रतिबंध लगाया गया है वो 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलीथीन बैग्स पर प्रतिबंध लगाया गया है 1 जुलाई से, और 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलीथीन बैग का जो उपयोग है उसे प्रस्तावित है कि दिसंबर 2022 से उसे भी बंद कर दिया जाएगा। तो वर्तमान में 1 जुलाई 2022 से जो पॉलीथीन बैग पे प्रतिबंध लगाया गया है उसकी मोटाई है 100 माइक्रोन से कम वाले हर तरह के पॉलीथीन बैग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंगल यूज। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए? आपने देखा कि महाराष्ट्र में काफ़ी हो हल्ला हुआ था पिछले महीनों, 2 महीने पहले जून में, और उसके बाद जो वहाँ की उद्धव ठाकरे की सरकार थी उसको गिरा के नया सरकार बना, और जिसके मुख्यमंत्री बनाए गए हैं एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में मनाई गई बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध के 4 पवित्र अवशेषों को भारत से भेजा गया है? तो कहाँ भेजा गया है? मंगोलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मैनपुरी जिले में टीले की खुदाई से लगभग 4000 वर्ष पुराने तांबे के शस्त्र मिले हैं? 4000 वर्ष पुराने यानी 2000 ईसा पूर्व के समय के। किस राज्य में ये खुदाई हुई है? बिहार, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर है दोस्तों उत्तर प्रदेश के मैनपुर जिले में, और इस तरह के जो खुदाई के पुराने तांबे के शस्त्र मिले हैं। इससे पता चलता है उस समय कौन सा हड़प्पा कालीन सभ्यता के ये समय माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो औरंगाबाद का नाम बदलकर अब संभाजी नगर कर दिया गया है, और उसी की तरह महाराष्ट्र के 2 जगहों का नाम बदला गया है। औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर, और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव नगर कर दिया गया। ठीक है, जून 2022 में निम्न में से किन 2 देशों को यूरोपीय संघ की सदस्यता हेतु किए आवेदन को सदस्य देशों की सहमति प्राप्त हो गई है? यानी यूरोपीय संघ की सदस्यता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित देशों ने आवेदन दिया था, जिसकी सहमति उनके जो वर्तमान में यूरोपीय संघ के सदस्य देश हैं उन्होंने स्वीकृत कर ली है।
तो ऑप्शन है जॉर्जिया एंड टर्की, पोलैंड एंड स्वीडन, यूक्रेन एंड मोल्दोवा, ब्रुसेल्स एंड अर्मेनिया। तो सही उत्तर है दोस्तों यूक्रेन एंड मोल्दोवा। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, यूक्रेन, मोल्दोवा ये है और यूक्रेन ये है। ये अपनी पूरी प्रोसेस पूरी नहीं हुई, लेकिन फर्स्ट जो प्रोसेस है उसमें सदस्यों ने सहमति दे दी है। आगे बढ़ते हैं। जून 2022 में संपन्न चुनाव में कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों, कोलंबिया के नए राष्ट्रपति जो है वो है गुस्तावो पेट्रो, और ये है मैप, आप मैप में देख सकते हैं कि गुस्तावो पेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 में संपन्न चुनाव में फिलीपींस के नए राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? तो फिलीपींस के जैसे कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो हुए हैं, उसी तरह फिलीपींस के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं बोंगबोंग मार्कोस जूनियर। बोंगबोंग मार्कोस जूनियर का ये तस्वीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 में 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्चुअल तरीके से किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो 14वां ब्रिक्स सम्मेलन जून 2022 में चीन की अध्यक्षता में वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ। और आप ब्रिक्स में जानते हैं 5 देशों का समूह है, BRICS। इसके नाम से ही इसके सदस्य देशों की संख्या B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। 5 देशों का यह समूह है। उसका 14वां शिखर सम्मेलन हाल ही में चीन की मेजबानी में वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ, तथा आगामी जो 15वां शिखर सम्मेलन है वह अफ्रीका में प्रस्तावित है। और इस वर्ष जो 14वां ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हुआ, इसका थीम था फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप असर इन ए न्यू एरा ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट, ये इसका थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगामी 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2030 में किस देश में आयोजित होगा? तो अभी हम लोग ने व्याख्या में देखा, दक्षिण अफ्रीका में 15वां शिखर सम्मेलन होगा। और 22वां शिखर सम्मेलन वर्चुअल तरीके से रूस में संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में G7 का 48वां शिखर सम्मेलन किस देश में संपन्न हुआ? तो अभी हम लोग ने देखा कि ब्रिक्स का 14वां शिखर सम्मेलन चीन में और G7 का 48वां 48th शिखर सम्मेलन जर्मनी में संपन्न हुआ। कहाँ? तो जर्मनी में। और इसमें महत्वपूर्ण कौन से बात रही? तो चीन की जो महत्वाकांक्षी योजना है BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव, इस परियोजना के सटीक जवाब में G7 देशों ने संपूर्ण विश्व में अगले कुछ वर्षों में ढांचागत परियोजना पर $600 अरब खर्च करने की कार्यक्रम की घोषणा की है, और इस सम्मेलन के दौरान की। और इस सम्मेलन में भारत के जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, वो विशेष रूप से आमंत्रित किए गए थे। G7 7 देशों का समूह है, आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां प्रश्न, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार रहने के लिए विश्व का सबसे उपयुक्त शहर कौन सा है? ऑस्ट्रिया का वियना, डेनमार्क का कोपेनहेगन, स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख या ब्रिटेन का लंदन? तो सही उत्तर है दोस्तों, ऑस्ट्रिया की वियना जो शहर है वो सबसे रहने लायक योग्य शहर है। और यह रैंकिंग कौन प्रदान करता है? तो विश्व में रहने योग्य अच्छे शहरों की जो रैंकिंग है वो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के आधार पर जो ब्रिटेन की एक संस्था है जिसका नाम है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, इसके द्वारा प्रति वर्ष ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जारी किया जाता है। इस वर्ष भी वह जारी की गई, और 173 देशों के इस इंडेक्स में जो भारत का जो 2 शहर शामिल है। 173 देश में भारत के मात्र 2 ही शहर है जो रहने लायक योग्य है। और 112वें पर इसमें सिर्फ 2 ही शहर दिल्ली और मुंबई है। दिल्ली जो है 112वां स्थान पर है और मुंबई 170वें स्थान पर है। और पिछले वर्ष यही 2 शहर थे, दिल्ली 118वें और मुंबई 119वें स्थान पर था। तो इस बार इनमें थोड़ी सी ये इनकी रैंकिंग ऊपर चढ़ी है। दिल्ली 112वें स्थान पर और मुंबई 170वें स्थान पर है। और इस रैंकिंग में जो ऑस्ट्रिया की वियना है वो प्रथम स्थान पर है, यानी सब रहने लायक सबसे योग्य शहर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। और सीरिया की जो राजधानी है दमिश्क, वह शहरों में सबसे निचले पायदान पर है, यानी रहने योग्य सबसे खराब शहरों की सूची में सीरिया की राजधानी दमिश्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप लोग इंडेक्स देख सकते हैं। पहला स्थान ऑस्ट्रिया की वियना, दूसरे स्थान पर डेनमार्क का कोपेनहेगन, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख, 112वें स्थान पर दिल्ली, 170वें स्थान पर मुंबई और 172वें स्थान पर दमिश्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स प्रत्येक वर्ष किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? तो लंदन की एक संस्था है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। अभी हम लोगों ने व्याख्या में भी देखा। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में भारत के कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो 2 शहरों को शामिल किया गया है, दिल्ली और मुंबई। दिल्ली 112वें स्थान पर और मुंबई 170वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है हर साल जारी किया जाता है, इसमें भारत का माने विश्व शांति सूचकांक, ठीक है, हिंदी में ही हुआ। तो इसमें भारत का जो 2022 में रैंकिंग है 135वीं रैंकिंग है। आइए जानते हैं विश्व शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में। तो यह सिडनी की ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है सिडनी, उसका वहाँ की एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसके द्वारा प्रत्येक वर्ष ग्लोबल पीस रैंकिंग यानी विश्व शांति सूचकांक जारी की जाती है। जून 2022 में जारी ताज़ा ग्लोबल पीस रैंकिंग में कुल 163 देशों को शामिल किया गया और इस 163 देशों में भारत जो है शांति के मामले में 135वें स्थान पर है और पिछले वर्ष 138वें स्थान पर, यानी 3 छलांग ये ऊपर चढ़ा है, माने सुधार हुआ है। और विश्व में सर्वाधिक शांति वाला देश कौन सा है? आइसलैंड। और जबकि पिछले वर्ष की तरह सर्वाधिक अशांति वाला देश कौन सा है? अफगानिस्तान। और इस वर्ष आपने देखा भी कि अफगानिस्तान में किस तरह उछल पुथल रहा अमेरिका सेना के वहाँ से हटने के बाद। ये है आपके पास इंडेक्स। पहले नंबर पर आइसलैंड, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड, तीसरे नंबर पर आयरलैंड और विश्व की सबसे खराब रैंकिंग में अफगानिस्तान 163वें स्थान पर, यमन 162वें स्थान पर, सीरिया 161वें स्थान पर। और भारत की उसकी पड़ोसी देशों की सूची इधर आप दाहिने साइड में देख सकते हैं। तो भूटान की सबसे अच्छी रैंकिंग है, 19वें स्थान पर है भूटान, नेपाल 73वें स्थान पर, चीन 89वें स्थान पर, श्रीलंका 90, बांग्लादेश 96, भारत जो है 135वें। भारत के नीचे मात्र म्यांमार और पाकिस्तान ही हैं 139 और 147 पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जबकि भारत ने इस सूची को मानने से इनकार कर दिया आधिकारिक रूप से। ग्लोबल पीस रैंकिंग यानी विश्व शांति सूचकांक 2022 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक शांति वाला कौन सा देश है? तो आइसलैंड, हमने अभी रैंकिंग में देखा। ग्लोबल पीस रैंकिंग 2022 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अशांति वाला देश कौन सा है? तो आपको याद होगा चार्ट में अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से जारी की गई पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? तो यहाँ डेनमार्क रहा। विश्व निष्पादन सूचकांक के बारे में देख लेते हैं हम लोग। पर्यावरण के मामलों में विभिन्न देशों के निष्पादन का आकलन विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न मानकों के आधार पर जारी किया जाता है। कौन कौन से मानक है? वायु प्रदूषण, पेयजल गुणवत्ता, विच्छादित क्षेत्र, नाइट्रोजन संतुलन, जीव संरक्षण, इन सभी का आकलन करने के बाद जो विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा यह पर्यावरण निष्पादन सूचकांक प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। और वर्ष 2022 की यह रिपोर्ट जो है जून 2022 में जारी की गई, जिसमें भारत 138 देशों में सबसे निचले पैदान पर रहा। और प्रथम स्थान पर कौन रहा? डेनमार्क। भारत सबसे निचले स्थान पर इसमें रैंकिंग दी गई और डेनमार्क को प्रथम स्थान। यहाँ पे आप रैंक देख सकते हैं, डेनमार्क प्रथम, यूनाइटेड किंगडम दूसरे, फिनलैंड तीसरे, चीन 160वें स्थान पर, नेपाल 162वें स्थान पर, पाकिस्तान 176वें। सबसे अंतिम स्थान दिया गया है भारत को। भारत ने आधिकारिक रूप से इस रैंकिंग को मानने से इनकार कर दिया था। इतनी भी बुरी हालत तो नहीं है कि सबसे अंतिम स्थान पर हो। फिर भी आगे बढ़ते हैं, एग्जाम के पर्पस से हमें याद रखना है। विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से जारी की गई पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में सबसे निचले पैदान पर कौन सा देश रहा? तो अभी हम लोगों ने देखा 180वें स्थान पर भारत। ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वहाँ प्लेटिनम जुबली समारोह जून 2022 में मनाया गया? तो महारानी के राज्याभिषेक के 70 वर्ष पूरा होने पर वहाँ पे प्लेटिनम जुबली समारोह मनाया गया। हाल ही में कसाबा कोरोसी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के लिए अध्यक्ष निर्वाचित चुने गए हैं। यह किस देश के हैं? तो कसाबा कोरोसी जो है वह हंगरी के हैं। हम लोग देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद हेतु 5 अलग अलग क्षेत्रों से चुने जाते हैं प्रत्येक वर्ष। अफ्रीका, एशिया प्रशांत, यूरोप, लैटिन अमेरिका व कैरिबियाई और 5वां यूरोपीय एवं अन्य पूर्व पश्चिमी यूरोपीय एवं अन्य देशों से बारी बारी एक जो व्यक्ति का चयन प्रतिवर्ष जून माह में किया जाता है। और इस वर्ष इस पद हेतु यूरोपीय देशों की क्षेत्र की बारी थी और तथा हंगरी के कसाबा कोरोसी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। भारत के बारे में भी जान लेते हैं। तो भारत को महासभा की अध्यक्षता का अवसर शुरुआती दिनों में ही 1953 में ही मिल गया था, जब भारत की श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें सत्र की अध्यक्ष बनी थी। विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष भी थी। कब? 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद की 2 वर्ष की सदस्यता के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में 9 जून 2022 को 5 अस्थायी सदस्य देशों का चुनाव हुआ। निम्न में से कौन सा देश इन 5 अस्थायी सदस्य देशों में शामिल नहीं है?
जनवरी 2023 से दिसंबर 2024 तक 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए जून 2022 में चुनाव हुए संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए। आपको पता ही है कि टोटल 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थाई और 10 अस्थाई। और 10 अस्थाई में प्रत्येक वर्ष जो प्रत्येक सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, प्रत्येक वर्ष 5 सदस्य हट जाते हैं, 5 सदस्य देश और 5 सदस्य चुने जाते हैं। तो अगले जो जनवरी 2023 से 2 वर्षों के लिए जो सदस्य चुने जाएंगे उनका चुनाव हुआ। निम्न में से आपको चुनना है कि वे 5 कौन से 5 में से कोई सदस्य देश नहीं है। जापान, इक्वाडोर, माल्टा, ऑप्शन डी है मोजाम्बिक एवं स्विट्जरलैंड और ऑप्शन ई है उपरोक्त सभी चुने गए हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, मैंने आपको इतना सरल भाषा में इसको याद कराया है, ऑप्शन में जितने भी है वो सभी सही, यानी यही 5 देश चुने गए हैं जो जनवरी 2023 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अपना कार्यभार संभालेंगे 2 वर्षों के लिए। कौन कौन? तो जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। ठीक है, जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। आगे बढ़ते हैं। इजराइल में सत्तारूढ़ गठबंधन टूटने के पश्चात किसे आगामी चुनाव तक अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है? नफ्ताली बेनेट, बेंजामिन नेतन्याहू, यार लापिद, स्टॉक मॉरिसन। तो पिछले 2-3 सालों में ना वहाँ पे 5-6 बार चुनाव, लगभग चौथी बार चुनाव हो चुका है इजराइल में। फिर ये गठबंधन बनी थी, गठबंधन की सरकार फिर टूट गई। नफ्ताली बेनेट के बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को गिरा के विपक्षी दलों ने गठबंधन के थ्रू नफ्ताली बेनेट के नेतृत्व में सरकार बनाई थी और यह सरकार भी गिर गई और चुनाव के लिए अंतरिम चुनाव कराए जाने तक यार लपिद को वहाँ पे प्रधानमंत्री बनाया गया है। ठीक है, ये है यार लपिद इजराइल के नए प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में किसे प्रथम स्थान प्रदान किया गया, यानी किस देश को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है? डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर या स्वीडन? तो सही उत्तर है दोस्तों डेनमार्क। व्याख्या देखते हैं। स्विट्जरलैंड स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट यानी IMD इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट IMD द्वारा अर्थव्यवस्था के निष्पादन, आर्थिक संरचना, सरकारी दक्षता एवं कारोबार दक्षता आदि के आधार पर विभिन्न देशों की प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग का आकलन प्रतिवर्ष किया जाता है। जून 2022 में 63 देशों के लिए जारी इस रैंकिंग में भारत को 37वां स्थान प्रदान किया गया है, जबकि डेनमार्क प्रथम स्थान पर और वेनेजुएला को 63वां यानी अंतिम स्थान दिया गया है। तो IMD एक स्विट्जरलैंड की संस्था है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। इसके द्वारा प्रतिवर्ष विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जारी की जाती है और इस बार भी यह जारी की गई है। 63 देशों की सूची जारी की गई है जिसमें प्रथम स्थान डेनमार्क का है, अंतिम स्थान यानी 63वें स्थान पर वेनेजुएला है और भारत को 37वां स्थान दिया गया है। ठीक है, IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो 37वां स्थान दिया गया है। पहले स्थान पर डेनमार्क और 63वें स्थान पर वेनेजुएला। याद हो गया, स्विट्जरलैंड की संस्था द्वारा यह जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में कितने रुपया प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है? तो धान के MSP में 100 रुपया प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। धान के दोनों किस्में में न्यूनतम समर्थन मूल्य में 100 रुपया की प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। इसमें सामान्य धान की जो कीमत है वो सामान्य धान की जो कीमत 1940 रुपया थी वह बढ़कर 2040 रुपया हो गई है, जबकि ग्रेड A के धान जो पहले 1960 रुपया थी वह 2060 रुपया प्रति क्विंटल हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो हाल ही में ट्राई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बीते वित्तीय वर्ष यानी 2021-22 के अंत तक देश में टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या कितनी थी? तो देश में मार्च 2022 तक टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या 116.69 करोड़ लोगों के पास टेलीफोन कनेक्शन था, यानी टोटल कनेक्शन इतनी संख्या में थी। यहाँ पे देख लेते हैं व्याख्या में। मोबाइल फ़ोन सेवा बाजार में हिस्सेदारी मार्च 2022 के अंत तक दूरसंचार नियामक निकाय यानी ट्राई के आंकड़ों के अनुसार जो देश में टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक 116.69 करोड़ थी, जो एक वर्ष पूर्व 120 करोड़ थी, तो थोड़ा सा घटा है। मार्च 2022 के अंत तक देश में टेली डेंसिटी रह गई है 84.88%, जो पिछले वर्ष इसी समय 88.17% था, यानी लॉकडाउन के कारण 1 वर्षों में कमी आई है।
टेलीडेंसिटी से तात्पर्य प्रति 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या से है। टेलीडेंसिटी मतलब होता है प्रत्येक 100 व्यक्ति पर कितने लोगों के पास टेलीफोन कनेक्शन है, तो 84.88 वर्तमान में है। टेलीफोन कनेक्शनों में शहरी कनेक्शनों का भाग जो है वो 55.45, यानी प्रत्येक जो टोटल जो है 116.69 करोड़ लोगों में से 55.45 लोग शहरों के हैं और गांवों के कनेक्शन में है 45.55% लोग। और वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक देश में सर्वाधिक टेलीडेंसिटी जो थी वह 267.64 दिल्ली की थी और सबसे कम टेलीडेंसिटी थी वह बिहार में थी 52.88, यानी प्रत्येक 100 लोगों पर 267 लगभग 268 कनेक्शन थे दिल्ली में, जो सबसे सर्वाधिक राज्य है। और सबसे कम टेलीडेंसिटी वाला जो राज्य है वो बिहार है, जहां प्रत्येक 100 लोगों पर लगभग 53 कनेक्शन है। ठीक है, इतना अंतर है बिहार और दिल्ली में। और जो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी हम लोग देख लेते हैं तो रिलायंस जियो जो है 35% मार्केट के साथ भारत पर टॉप में है। भारतीय एयरटेल जो है 31% से लगभग 32% हिस्सेदारी के साथ दूसरे नंबर पर। वोडाफोन आइडिया जिसे हम VI भी बोलते हैं लगभग 23% हिस्सेदारी उसके पास है और BSNL MTNL मिला के लगभग 10% हिस्सेदारी है। तो टॉप पे कौन है? रिलायंस जियो। आइए आपको एक एक प्रश्न के माध्यम से इन सारे व्याख्या को याद करते हैं। फरवरी 2021 नहीं, गलत क्वेश्चन है। क्वेश्चन हो जाएगा कि मार्च 2022 के अंत तक देश में टेलीडेंसिटी थी, तो देश में टेलीडेंसिटी मार्च 2022 के अंत तक कितना थी? 84.88। अभी व्याख्या में हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीडेंसिटी से क्या तात्पर्य है, तो हमने देखा कि प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ट्राई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक यानी मार्च 2022 तक देश में टेलीफोन कनेक्शनों में शहरी एवं ग्रामीण कनेक्शनों का प्रतिशत है क्रमशः कितना? तो शहर में 55.45 और गांव में 45.55। यही है ऑप्शन डी। इसको आप पलट दीजिए, 55.45 55.45 शहर में, 45.55 गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 के अंत तक देश में सर्वाधिक टेलीडेंसिटी वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन था? तो दिल्ली था 267.69 के साथ। और सबसे अंतिम टेलीडेंसिटी वाला राज्य कौन था? तो बिहार था 52.88 टेलीडेंसिटी यानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 यहाँ भी होगा 2022। ठीक है, 2022 में ट्राई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2022 के अंत तक देश की सबसे बड़ी सेवा प्रदाता कंपनी कौन थी? तो हमने देखा अभी इस देश की सबसे बड़ी सेवा प्रदाता जो कंपनी थी वो थी रिलायंस जियो। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख भी सकते हैं रिलायंस जियो लगभग 35% हिस्सेदारी है मार्केट में। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने EPFO ने 2021-22 के लिए EPF जमाओं पर ब्याज दर को 8.5 से घटाकर कितना कर दिया है? तो 21-22 के लिए इसने 8.1% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 में RBI द्वारा जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2022 के अंत तक भारत पर कुल विदेशी ऋण था। तो मार्च 2022 के अंत तक भारत पर कुल जो विदेशी ऋण था वो 620.7 अरब डॉलर था। व्याख्या में हम लोग देखते हैं, मार्च 2022 के अंत तक भारत पर कुल विदेशी ऋण 620.7 अरब डॉलर था। एक वर्ष पूर्व यह 573.7 अरब डॉलर ही था। इस प्रकार कुल विदेशी ऋण में 47 अरब डॉलर यानी लगभग 8.2% की वृद्धि पिछले एक वर्ष के दौरान हुई है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। RBI के ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक वर्ष के दौरान देश के कुल विदेशी ऋण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो अभी हम लोगों ने व्याख्या में देखा 8.2%। सरकार ने घरेलू उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री पर कब से नियंत्रित करने को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन 1 अक्टूबर 2022 से सरकार ने उत्पादित जो कच्चे तेल की बिक्री पर है उस पर नियंत्रण कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 वर्षों के अंतराल के पश्चात भारत ने किस देश या संघ के साथ स्वतंत्र व्यापार समझौते हेतु वार्ता पुनः प्रारंभ की है? यानी 8 वर्ष पहले यह वार्ता किसी कारण से रुक गई थी, 8 वर्ष के बाद फिर से प्रारंभ किया गया है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों यूरोपीय संघ।
ठीक है, व्याख्या में देखते हैं। यूरोपीय संघ के साथ स्वतंत्र व्यापार समझौते के लिए भारत की बातचीत जो है वो 2007 में शुरू की गई थी पहली बार, परंतु कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी, जिसके कारण 2013 में यह वार्ता बंद हो गई। दोनों पक्षों ने पुनः जून 2027 में इस वार्ता को प्रारंभ की है। तो यूरोपीय संघ के साथ यह वार्ता पुनः प्रारंभ हुई है 8 वर्षों के बाद। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्रिमंडलीय सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्रिमंडलीय सम्मेलन जिनेवा में संपन्न हुआ। भारत गौरव योजना के तहत हाल ही में देश में पहली निजी रेलगाड़ी का परिचालन कहाँ से कहाँ तक प्रारंभ किया गया? तो यह प्रारंभ किया गया है भारत योजना के तहत। निजी रेलगाड़ी की बात हो रही है, ठीक है। IRCTC ने ऑलरेडी ट्रेन चला चुकी है भारत गौरव योजना के तहत, लेकिन निजी तौर पे पहली जो ट्रेन चली है वो है कोयम्बटूर से शिरडी के बीच, भारत गौरव योजना। एक बार समझ लेते हैं भारत गौरव योजना। निजी क्षेत्र की ऐसी पहली रेलगाड़ी 14 जून 2022 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर नॉर्थ रेलवे स्टेशन से रवाना हुई, जो तिरुपति और सेलम होते हुए महाराष्ट्र के साईनगर शिरडी पहुंची। भारत गौरव रेलगाड़ी योजना के तहत सरकारी नियंत्रण में IRCTC पहली थीम आधारित भारत गौरव ट्रेन का संचालन जो है रामायण सर्किट पर शुरू किया गया है, जो 21 जून 2022 को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से शुरू हुई थी, ठीक है। यह रेलगाड़ी नेपाल के जनकपुर सहित रामायण से जुड़े महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ते हुए 18 दिन के पश्चात दिल्ली पहुंचेगी। सरकार द्वारा भारत गौरव नीति की घोषणा नवंबर 2021 में की गई थी। यह योजना स्वदेशी पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए देखो अपना देश हेतु शुरू की गई थी। तो DRD का विस्तृत रूप क्या है? तो DRD का विस्तृत रूप है डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिस्पॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50वां प्रश्न, हाल ही में किसे नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग के नए CEO कौन है? तो सही उत्तर है दोस्तों परमेश्वर अय्यर। ये हैं आपके नीति आयोग के नए CEO परमेश्वर अय्यर, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं मई जून 2022 के दौरान जो प्रमुख नियुक्तियाँ हुई हैं उनको हम लोग देखते हैं एक एक करके। नीति आयोग के नए CEO परमेश्वर अय्यर, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के नए निदेशक तपन कुमार डेका, रॉ के निदेशक जो हैं वर्तमान में उनके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि कर दी गई है। तो कौन है वो? सामंत गोयल। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि किसे चुना गया है? तो रुचिका कंबोज को। और NIA के नए महानिदेशक, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, NIA के नए महानिदेशक दिनकर गुप्ता। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष किसे चुना गया है? न्यायमूर्ति रंजना देसाई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया प्रशांत विभाग के नए निदेशक किसे बनाया गया? तो कृष्णा श्रीनिवासन। और CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के नए चेयरमैन नितिन गुप्ता। ये है, आप याद रखिएगा, एक एक करके प्रश्न के माध्यम से भी हम लोग याद करेंगे। यहाँ पे गुप्तचर ब्यूरो यानी IB इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक किसे बनाया गया है? तो अभी हम लोगों ने चार्ट में देखा था तपन कुमार डेका IB के नए निदेशक है, और जो परमेश्वरन अय्यर है वह नीति आयोग के नए CEO चुने गए हैं। यहाँ चार्ट में आप देख सकते हैं IB के तपन कुमार डेका। रॉ के निदेशक कौन है जिनके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है? तो सामंत गोयल के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है, जो कि रॉ के निदेशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? तो परमेश्वर अय्यर जो है वो नीति आयोग के CEO, तपन कुमार डेका IB के, तो सही उत्तर हो जाएगा रुचिका कंबोज जो है उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो NIA का नया महानिदेशक, ऑप्शन हम लोग देखते हैं, हम लोग ऑप्शन से भी याद कर सकते हैं दोबारा। परमेश्वर अय्यर, तो यह नीति आयोग के CEO, दिनकर गुप्ता सही होंगे। NIA के नए महानिदेशक दिनकर गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष रंजना देसाई को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया प्रशांत विभाग का नया निदेशक चुना गया है? तो कृष्णा श्रीनिवासन को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में एशिया प्रशांत विभाग का नया निदेशक चुना गया है।
सीबीडीटी का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो सीबीडीटी का नया चेयरमैन नितिन गुप्ता को बनाया गया है। 1 से 2 बार ये लिस्ट देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। इस नाम को किसी अपने घर रिश्तेदार या किसी बड़े व्यक्ति के साथ जोड़ कर देखने की कोशिश करिएगा। किसी का नाम नितिन हो तो उसको सीबीडीटी का चेयरमैन बना दीजिएगा। आपके आसपास में कोई कृष्णा हो तो उसके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एशिया प्रशांत विभाग का निदेशक बना दीजिएगा। आपके आसपास में कोई आपका दोस्त हो रंजना, तो उसको आप बना दीजिएगा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष। ऐसे ही करके आप लिंक करिएगा, याद हो जाएगा। 2022 का 22वां आईफा पुरस्कारों का वितरण जून 2022 में कहाँ संपन्न हुआ? तो इस बार 2022 का जो आईफा पुरस्कार का जो वितरण है वो अबू धाबी में संपन्न हुआ। ठीक है, यहाँ व्याख्या देख लेते हैं। आईफा पुरस्कार वर्ष 2021 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए, 2021 में जो भी फिल्म प्रदर्शित हुए हैं उसके लिए 22वें इंटरनेशनल, आईफा का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी, पुरस्कारों का वितरण संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी में 4 जून 2022 को संपन्न हुआ। और वर्ष 2022 के 22वें पुरस्कारों के तहत जो पुरस्कार दिए गए हैं उनमें प्रमुख पुरस्कार है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार शेरशाह को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार भी शेरशाह के निर्देशक विष्णुवर्धन को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो दिया गया फिल्म मिम्मी की अभिनेत्री थी कृषि सेनन को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार उधम सिंह मूवी में विक्की कौशल को दिया गया। ठीक है, 22वें आईफा पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो अभी हम लोगों ने देखा शेरशाह, गलती से यहाँ दूसरा पिक हो गया है, मतलब दूसरा, ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है, लेकिन फिल्म शेरशाह का यह सीन नहीं है। आबू धाबी में संपन्न 22वें आईफा पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह सही है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह सही है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन फिल्म मिम्मी सही है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल फिल्म उधम सिंह ये भी सही है। तो ऑप्शन ई उपरोक्त सभी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्तिगत श्रेणी का राष्ट्रीय प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? भिखु संगसेन को वर्ष 2021 का व्यक्तिगत श्रेणी का राष्ट्रीय प्रधानमंत्री योग पुरस्कार से नवाजा गया है। ये आप चित्र भी देख सकते हैं। हम लोग देखते हैं योग के विकास और संवर्धन हेतु प्रधानमंत्री के पुरस्कार 2021। योग के विकास और संवर्धन के उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री के पुरस्कार 2021 की घोषणा आयुष मंत्रालय द्वारा 22 जून 2022 को की गई। यह पुरस्कार योग के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। इसके तहत 4 पुरस्कार दिए जाते हैं। एक व्यक्तिगत, 2 श्रेणियों में यह पुरस्कार दी जाती है, व्यक्तिगत श्रेणी में और संस्थागत श्रेणी में। व्यक्तिगत श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार और व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, फिर संस्थागत श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार और संस्थागत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ये 4 पुरस्कार दिए जाते हैं। तो व्यक्तिगत श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार भिखु संखनाथ जो कि लद्दाख के हैं उनको दिया गया, और व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ब्राजील के मार्कोस विनिसियस को दिया गया। उसी तरह संस्थागत श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार डिवाइन लाइफ सोसाइटी उत्तराखंड की संस्था है उसको दिया गया। और संस्थागत श्रेणी का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ब्रिटिश व्हील ऑफ योगा, ब्रिटेन का जो है ब्रिटिश व्हील ऑफ योगा को दिया गया। ठीक है, और यह पुरस्कार 2016 से प्रारंभ किया गया है दूसरे योग दिवस के अवसर पर। योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए संस्थागत श्रेणी का राष्ट्रीय प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो संस्थागत श्रेणी का राष्ट्रीय विकास पुरस्कार डिवाइन लाइफ सोसाइटी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका के वाशिंगटन में संपन्न मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 की विजेता कौन रही? तो खुशी पटेल। वर्ष 2022 की मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड प्रतियोगिता का आयोजन 24 जून 2022 को वाशिंगटन में हुआ। ठीक है, जो भारत के जो NRI लोग जो रहते हैं पूरे विश्व में, उनमें भारतीय NRI के बीच में यह प्रतियोगिता होती है। तो इस बार ब्रिटेन की बायोमेडिकल छात्रा खुशी पटेल ने, भारतीय मूल की खुशी पटेल ने इसका ताज जीता है। और अमेरिका की वैदेही डोंगरी प्रथम उपविजेता रही, जबकि द्वितीय उपविजेता का ताज श्रुतिका माने को मिला। प्रत्येक वर्ष किस दिन तेलंगाना दिवस मनाया जाता है? तो 2 जून को प्रत्येक वर्ष तेलंगाना दिवस मनाया जाता है। 2 जून 2022 को ही 2014 को तेलंगाना अस्तित्व में आया था, इसलिए 2 जून को प्रत्येक वर्ष तेलंगाना दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे देख लेते हैं। जो इस बार जो 2014 से स्वीकार किया गया तथा पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया विश्व भर में, और भारत के प्रयासों से, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से, चूँकि 21 जून जो है उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है इसलिए यह तिथि तय की गई। और 7वें
जो योग दिवस है यानी 2022 में 21 जून 2022 को जो 7वां योग दिवस था, इसका थीम था योगा फॉर ह्यूमैनिटी। और यही क्वेश्चन भी है नेक्स्ट, वर्ष 2022 में 7वें योग दिवस का थीम क्या था, तो योगा फॉर ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 देशों की सैन्य टुकड़ियों की भागीदारी वाला बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2022 जून 2022 में कहाँ संपन्न हुआ, मंगोलिया में। और इसमें भारतीय सेना भी प्रतिनिधित्व की, लद्दाख की स्काउट की एक टुकड़ी भारत की तरफ से इसमें प्रतिनिधित्व किया। अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व में 26 देशों के किस द्विवार्षिक नौसैनिक संयुक्त अभ्यास में भारत भी इस वर्ष शामिल हुआ, सिटमैक्स, रिमपैक, जगुआर, मालाबार, तो रिमपैक। 29 जून 2022 से 4 अगस्त 2022 तक चलने वाले इस द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास में भारत का युद्धपोत INS सतपुरा शामिल हुआ। हाल ही में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों व केंद्रीय बैंकों के गवर्नर का वर्चुअल बैठक किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ। जिस देश में इस ब्रिक्स की जो अध्यक्षता संपन्न होती है, पूरे वर्ष में अगर कोई भी उससे संबंधित कोई भी मंत्रिमंडलीय या उससे रिलेटेड कोई भी बैठक होगी, उसकी अध्यक्षता वही देश करता है। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा कि 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्चुअल तरीके से चीन की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, तो उसी तरह वहाँ इस वक्त वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों का भी वर्चुअल बैठक चीन की अध्यक्षता में ही संपन्न हुआ। ठीक है। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल बंटवारे के लिए गठित सिंधु आयोग की 118वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई, तो नई दिल्ली में संपन्न हुई। आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो शिमला में किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों के तहत संस्कृति मंत्रालय, साहित्य अकादमी तथा भाषा एवं संस्कृति विभाग के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव का आयोजन शिमला में 16 से 18 जून को किया गया। फिनलैंड के टुर्कू में आयोजित एक प्रतियोगिता में भारत के नीरज चोपड़ा ने कितना मीटर दूरी तक भाला फेंक कर नया रिकॉर्ड बनाया है। अपना ही रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा, तो इसमें उन्होंने 89.30 मीटर भाला फेंक कर दूसरा स्थान प्राप्त किया और रजत पदक भी जीता। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड के टुर्कू में आयोजित एक एथलेटिक मीट में 89.30 मीटर दूरी तक भाला फेंककर नया रिकॉर्ड स्थापित किया। इन्होंने अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ा है और रजत पदक जीता, जबकि स्वर्ण पदक फिनलैंड के ओलिवर हेलेंडर ने 89.83 मीटर भाला फेंककर जीता। इंडोनेशियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन ने इंडोनेशियाई बैडमिंटन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता। और वहीं महिला एकल का खिताब तो चीनी ताइपे के ताई यूजिंग ने जीता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, इंडोनेशियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो चीनी ताइपे की ताई जुनजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 का US ओपन मेजर गोल्फ प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता, तो यह खिताब इंग्लैंड के मैट फिट्जपैट्रिक ने जीता। 76वां प्रश्न, हाल ही में आयरलैंड के खिलाफ एक मैच में भारत के किस खिलाड़ी ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक बनाने वाले भारत के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं, तो यह बल्लेबाज है दीपक हुड्डा। आयरलैंड, यहाँ क्रिकेट से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं, हम लोग देख लेते हैं। आयरलैंड के खिलाफ डबलिन में मैच में भारत की तरफ से शतक बनाने वाले T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक बनाने वाले ये चौथे खिलाड़ी बन गए। इनसे पहले रोहित शर्मा जिन्होंने 4 शतक लगाए हैं, KL राहुल जिन्होंने 2 शतक लगाए हैं, सुरेश रैना ने 1 शतक लगाया है और सुरेश रैना पहले भारतीय हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट T20 टूर्नामेंट में शतक लगाया था। ठीक है। तो ये दीपक हुड्डा चौथे खिलाड़ी बन गए। अब क्रिकेट की ही बात करें तो 87वें रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट भी संपन्न हुए और इसमें कहाँ पे संपन्न हुए, फाइनल मैच जो खेला गया बेंगलुरु में चिन्ना स्वामी स्टेडियम में जून में संपन्न हुआ। विजेता कौन था, तो मध्य प्रदेश ने मुंबई को फाइनल में 6 विकेट से हराकर 87वीं रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट 2021-22 का खिताब जीता। किसने, मध्य प्रदेश ने। उपविजेता कौन रही, मुंबई। और मध्य प्रदेश टीम का कप्तान कौन था, आदित्य श्रीवास्तव, और मुंबई टीम का कप्तान पृथ्वी शॉ। और इस रणजी ट्रॉफी के श्रृंखला में पूरे रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन था, तो मुंबई का सरफराज खान 982 रन, और सर्वाधिक विकेट भी मुंबई के शम्स मुलानी ने लिया 45 विकेट। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021-22 का 87वीं
रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट के एक ही ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो अभी हम लोग अगर मैच आपको याद होगा तो टेस्ट मैच जो भारत और इंग्लैंड के बीच हो रहा था उसमें जसप्रीत बुमराह ने यह रिकॉर्ड, यह कारनामा अपने नाम किया। ठीक है, आप लोग ऑप्शन में तो बैट्समैन पे जाइएगा, लेकिन भारत का जो बॉलर ट्रेलैंडर जसप्रीत बुमराह ने रिकॉर्ड किया। मैं लाइव वो मैच देख रहा था। भारत और इंग्लैंड के बीच 1 से 5 जुलाई के बीच बर्मिंघम में खेलेगा। पिछला बार ना भारत इंग्लैंड में गई थी 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेलने के लिए, लेकिन 4 मैच खेलने के बाद 5वां जो मैच था ना वो किसी कारण से स्थगित कर दिया गया और ये उस समय किया गया कि अगले वर्ष जब भी भारत इंग्लैंड जाएगी उस समय यह मैच खेलेगी। तो वही मैच खेलने के लिए भारत टीम गई थी मात्र 1 टेस्ट मैच खेलने के लिए। ये पिछले वर्ष के जो सीरीज का हिस्सा था। और इसी मैच के दौरान जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ही ओवर में 29 रन बनाकर 2003-04 का जो ब्रेन लारा के द्वारा 28 रन बनाया गया रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा गया। आपने स्टुअर्ट ब्रॉड का नाम याद होगा। तो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी एक ओवर में 6 छक्के लगाने का भी जो रिकॉर्ड है, जिस बॉलर के विरुद्ध यह छक्के लगे थे वह स्टुअर्ट ब्रॉड ही थे, भारत के युवराज सिंह ने लगाया था। तो 6 अतिरिक्त रन के साथ इस ओवर में 29 रन तो बल्ले से बने और 6 अतिरिक्त रन भी दिए इस स्टुअर्ट ब्रॉड ने। कुल 35 रन बने इस ओवर में, जो कि टेस्ट क्रिकेट के 145 वर्षों के इतिहास में यह पहली बार है, यानी सर्वाधिक रन 35 रन बने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 8 जून 2022 को किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी? तो भारत की महान महिला खिलाड़ी मिताली राज। ठीक है, क्रिकेट में, महिला क्रिकेट में भारत की सचिन तेंदुलकर है, शाबाश मिट्टू। 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली ये खिलाड़ी है, एकमात्र महिला खिलाड़ी है जो 6 वर्ल्ड कप खेली है। कौन? तो 2000 में, 2005 में, 2009 में, 2013 में, 2017 में, 2022 में, इन सारे वर्ल्ड कप में वो भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व की हैं। पुरुषों में सचिन तेंदुलकर और जावेद मियांदाद ने ही 6 वर्ल्ड कप खेले हैं। जावेद मियांदाद भी और सचिन तेंदुलकर ने भी 6 वर्ल्ड कप खेले हैं, उनकी बराबरी की है, ये रिकॉर्ड है। देखते हैं इनका रिकॉर्ड। तो टेस्ट T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में से तो इन्होंने 2019 से ही संन्यास ले चुकी थी मिताली राज। भारत की महानतम महिला खिलाड़ी मिताली राज ने 17 वर्ष की आयु में ही अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत जून 1999 में आयरलैंड के विरुद्ध एक वनडे मैच से किया था। टेस्ट इनका कैरियर देखें तो 12 मैच खेली हैं, 699 रन बनाई हैं, 1 शतक और उनका उच्चतम स्कोर है 214 रन। ओडीआई रिकॉर्ड इनका ज़बरदस्त है, ओडीआई T20 में मास्टर है। 232 मैच खेली हैं, मार्च लिखा गया है, 232 मैच है ये, 232 मैच खेली हैं और 7,805 रन, जिसमें 7 शतक। और ओडीआई मैच में सर्वाधिक रन बनाने वाले विश्व रिकॉर्ड जो है अभी इन्हीं के नाम है। किनके नाम? तो मिताली राज के नाम। T20 में 89 मैच खेली है और 2,364 रन बनाई है, सर्वाधिक स्कोर है इनका 97। पुरस्कार की मामला देखें तो 2017 में इन्हें विजडन की लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला गया। अर्जुन पुरस्कार 2003 में दिया गया, खेल रत्न पुरस्कार 2021 में और पद्म श्री पुरस्कार 2015 में। तो खेल रत्न, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है, वो भी यह प्राप्त कर चुकी है पिछले वर्ष 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो तेलंगाना के राहुल श्रीवस्त पी जो है भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये है पिक्चर। अजरबैजान ग्रां प्री फार्मूला 1 2022 का खिताब किसने जीता है? याद रखिएगा, अजरबैजान और कनेडियन ग्रां प्री जो हुई है 2022 में, इन दोनों का खिताब रेडबुल के एम बप्स्टापेन ने जीती है। रेडबुल के कनेडियन ग्रां प्री और अजरबैजान ग्रां प्री फार्मूला 1 रेस रेडबुल के एम बप्स्टापेन ने जीती है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हम देखते हैं। 4 से 13 जून 2022 के बीच खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 4था संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो हरियाणा के पंचकुला में यह खेल संपन्न हुआ। यहाँ देख लेते हैं मेडल टैली। तो मेडल टैली में टोटल 137 पदक जीतकर हरियाणा पहले स्थान पर था, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर था 125 पदकों के साथ और कर्नाटक 67 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर था। क्वेश्चन भी है, हरियाणा में संपन्न खेलो यूथ इंडिया गेम्स 2022 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो हरियाणा, टोटल 137 पदक इसने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 में फ्रांस में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में भारत की किस महिला निशानेबाज ने 2 स्वर्ण पदक जीता? तो भारत की पैरा जो शूटर है अवनी लेकड़ा, इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीता। 22वीं फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो 22वीं फीफा वर्ल्ड कप अक्टूबर 2022 में होने वाली है और इस बार इसकी मेज़बानी
कतर करेगा। ठीक है, और इसका शुभंकर जो है वो है लाइब। इस बार जो 22वीं फीफा वर्ल्ड कप होने वाली है इसका शुभंकर लाइब नाम दिया गया है, और अरबी भाषा का यह शब्द है जिसका अर्थ होता है विशेष गुण और क्षमता वाला खिलाड़ी। और 32 टीमें भाग लेंगी। कब से? तो 21 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच फीफा विश्व कप खेली जाएगी कतर में। फ्रांसीसी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, आपको पता है। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन और चौथा अमेरिकन ओपन। तो दूसरा जो ग्रैंड स्लैम है फ्रेंच ओपन, इसका खिताब किसने जीता? तो राफेल नडाल ने, स्पेन के राफेल नडाल ने पुरुष एकल का खिताब जीता। और उसी तरह महिला एकल का खिताब जो है पोलैंड की इगा स्वित्याक ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, फ्रांसीसी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो इगा स्वित्याक ने यह खिताब जीता। ये पोलैंड की खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 से 10 जून 2022 को बायोटेक इन स्टार्टअप एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ? तो बायोटेक इन स्टार्टअप एक्सपो का आयोजन नई दिल्ली में आयोजित हुआ जून 2022 के दौरान। भारत में कोविशील्ड या कोवैक्सीन की 2 डोज लगवाने के बाद किस वैक्सीन की बूस्टर डोज के रूप में मान्यता जून 2022 को DCGA ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ अथॉरिटी ने प्रदान की है? तो यह तीसरा डोज, ये बूस्टर डोज के रूप में, अगर आप कोविशील्ड लगाए हो या कोवैक्सीन लगाए हो, दोनों भी वैक्सीन का आप 2 डोज लगवा लिए हैं, तो आप बूस्टर डोज के रूप में आप इस दवा को लगवा सकते हैं, कोर्बेवैक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 जून 2022 को किस स्थान पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान NTRI का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। इस संस्थान की स्थापना का उद्देश्य देश की जनजातियों की जीवन शैली के सामाजिक आर्थिक पहलुओं में सुधार के लिए अध्ययन और कार्यक्रम तैयार करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम एंड GST धरोहर का उद्घाटन कहाँ किया? तो पणजी में, गोवा की राजधानी पणजी में किया। 44वां शतरंज ओलंपियाड 28 जुलाई से 10 अगस्त 2020 को कहाँ आयोजित हुआ? वर्तमान में यह संपन्न हो चुका है। कहाँ संपन्न हुआ? तो भारत में यह संपन्न हुआ। मैक्सिको में मई 2022 के अंतिम सप्ताह में किस चक्रवात से जानमाल का भारी नुकसान हुआ? तो यह इस चक्रवात का नाम था अगाथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरपोल की जनरल असेंबली की 90वीं बैठक अक्टूबर 2022 में कहाँ प्रस्तावित है? ऑप्शन देखिए, और यह प्रस्तावित कहाँ है? तो भारत में। इंटरपोल की जनरल असेंबली की 19th बैठक जो है, समिट जो है, वो भारत में प्रस्तावित है, अक्टूबर 2022 में होगी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ओशन कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र ओशन कॉन्फ्रेंस जून 2022 को पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में संपन्न हुआ। हाल ही में स्पेशल आसियान इंडिया फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग SAIFMM का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत या सिंगापुर। तो आसियान इंडिया फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग जो है वो भारत में संपन्न हुई। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो अगस्त में उस समय का वो करेंट था, अभी वो खत्म हो चुका, करेंट ही है, लेकिन ये आयोजन हो चुका है, आप सबको याद होगा, इंग्लैंड के बर्मिंघम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 99वां प्रश्न, भारत में स्वदेश निर्मित कोविड-19 की कौन सी पहली वैक्सीन जानवरों के लिए 10 जून 2022 को जारी की गई? कोर्बेवैक्स, एनोकोवैक्स, जाइडस कैंडेला, जॉनसन एंड जॉनसन। तो एनोकोवैक्स जो है ये जानवरों के लिए जारी की गई है। भारत में स्वदेश निर्मित ये कोविड-19 वैक्सीन है जो जानवरों के लिए है। ठीक है, और आज का अंतिम प्रश्न, 100वां प्रश्न, हाल ही में भारत के किस शतरंज खिलाड़ी ने नॉर्वे चेस ग्रुप A टूर्नामेंट जीता? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों R प्रज्ञानंदा। इन्होंने यह नॉर्वे में आयोजित ग्रुप A चेस टूर्नामेंट जीता। तो थैंक यू दोस्तों यह वीडियो को पूरा देखने के लिए। और दोस्तों एक आपसे बात कहनी है कि अगर ये इस चैनल पे दिखाए गए या वीडियो आपको अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। आपको अगर कोई त्रुटि है या कमी है या कोई भी बात हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।